हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सनी गंगवार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके करियर क्लासेस में। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं, लेखपाली कट ऑफ आ चुकी है और जो बच्चे सेलेक्ट होने तो हो गए हैं, जो परसेंटाइल आया वो सब आ गया है। इसके लिए मैंने कल आपके लिए 10 मिनट की एक वीडियो बना दी है। जिस बच्चों को ना पता हो, जिसने ना देखी हो, तो वो उस वीडियो को देख लीजिएगा। इससे जो लास्ट वीडियो पड़ी हुई है वो उसमें सारा परसेंटाइल क्या रहा है, कितने कितने बच्चे पेपर देंगे, कितने गुने बच्चे बुलाए गए हैं, सारी जानकारी दी गई है। ठीक है, तो आज प्रैक्टिस हम लोग अपनी कंटिन्यू करते हैं ग्रामीण प्रवेश की। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का जो पहला सवाल है वो आपके सामने है। पहला सवाल है कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है या कहाँ है। तो ये सवाल हमारी प्रैक्टिस में कई बार आ चुका है। तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ, आप लोग बताइएगा। तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए कटक उड़ीसा, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी मेरठ और इसके अलावा ऑप्शन डी भोपाल। तो बताइए राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए कटक उड़ीसा में आपका राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया या है। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आपको ये भी बता दें राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र है जो आपका वो आपका असम में है। असम में एक जगह पड़ती है जोरहट, क्या जोरहट में है। ठीक है, इसी साथ अगला सवाल देखते हैं। आज प्रैक्टिस का दूसरा सवाल कि मक्का के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है। तो मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बताई है कि मक्का के उत्पादन में पहले स्थान पे तो अमेरिका है। ठीक है, तो वही इससे पूछा गया आपसे। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी चीन। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका इज़ द राइट आंसर। और दूसरे स्थान की बात करें, दूसरे स्थान पे आपका ब्राज़ील है। और थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर पे आपका चीन है मक्का के उत्पादन में। ठीक है, इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं कि वीरांगना दल का गठन किस योजना में किया गया। वीरांगना दल का गठन किस योजना में किया गया। वीरांगना मतलब समझ रहे हैं आप, जो बहादुर लड़कियां होती हैं उसके लिए वीरांगना शब्द उपयोग किया जाता है। तो वीरांगना दल का गठन किस योजना में किया गया। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री शिशुता प्रोत्साहन योजना, दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ऑप्शन सी किशोरियों के लिए योजना और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा ये जो वीरांगना योजना है इसका गठन जो किया गया है, इसका उद्देश्य जो है इसमें 11 से 14 वर्ष की अशिक्षित या जो ऐसी लड़कियां जिन्होंने बीच में स्कूल छोड़ दिया है उनके लिए किया गया है। ठीक है, क्यों किया गया, उन लड़कियों के लिए आत्मनिर्भर बनाया जाए और उनके लिए सक्षम बनाया जाए, इसलिए वीरांगना दल का गठन किया गया है। तो ये बेटा जो तीसरा ऑप्शन है किशोरियों के लिए योजना है ये एक। ठीक है, वीरांगना दल। ठीक है, अगला सवाल, कामधेनु योजना किससे संबंधित है। जैसा आप जानते हैं कामधेनु, धेनु का मतलब गाय, तो चावल उत्पादन से, दूध उत्पादन से, मुर्गी पालन से या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात, जब नाम है कामधेनु तो योजना आपकी दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड होगी। अगला सवाल देखते हैं कि कौन सा सिंचाई जल का भूगर्भिक स्रोत है, यानी ऐसा कौन सा स्रोत है जो सिंचाई का भूगर्भिक स्रोत है। तालाब, नहर, नदी या कुआं। तो आप बताइए। तो आप जानते हैं तालाब में भी पानी ऊपर भरा हुआ रहता है, नहर में भी भरा हुआ रहता है, नदी में भी बहता हुआ होता है, लेकिन भूगर्भिक का मतलब ऐसा जो भूमि के गर्भ में जो पानी है, तो वो कहाँ है, वो कुआं में है। तो भूगर्भिक जो स्रोत है सिंचाई का वो आपका कुआं हो जाएगा। तो कुआं इज़ द राइट आंसर। भूगर्भिक जल का स्रोत क्या है, कुआं है। और आपसे बात करी जाए कि भारत में कुएं से सिंचित क्षेत्र कितना बड़ा है, तो कुएं से जो उत्तर प्रदेश की अगर हम सिंचाई की बात करें तो 28% हिस्सा उत्तर प्रदेश का कुएं से सिंचित किया जाता है। ठीक है, और भारत में सिंचाई आपकी कुआं से, तालाब से, नहर से, नलकूप से, बहुत सारी चीज़ों से की जाती है। अगर बात करें कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है, तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र यूपी में, भारत का यूपी है। और पूरे भारत में 86% क्षेत्र पर सिंचित भूमि है। ये मैंने कल भी बताया था आपके लिए। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण जीवन की एक प्रमुख विशेषता है। परिवारवाद, गतिशीलता, ऋणग्रस्तता या मुकदमेबाजी। तो बताइए ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता क्या है एक। तो बेटा ग्रामीण जीवन की जो प्रमुख विशेषता एक है वो होती है परिवारवाद, ये प्रमुख विशेषता है।
आपने देखा होगा कि गांव में अधिकतर संयुक्त परिवार रहते हैं, तो गांव में जो है आपकी परिवारवाद की विशेषता होती है। ठीक है, इसी साथ अगला सवाल देखते हैं कि व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार को हम क्या कहते हैं। जो व्यक्ति व्यवहार सीखता है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी तकनीक, ऑप्शन सी सभ्यता, ऑप्शन डी संस्कृति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति का सीखा हुआ व्यवहार है उसको उसकी संस्कृति कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो भौतिक घटक होती है संस्कृति की वो होती है सभ्यता। सभ्यता संस्कृति का ही घटक है। ठीक है, जो कि संस्कृति से ही आती है सभ्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे संस्कृति। अगला सवाल देखते हैं, आधुनिकीकरण का परिणाम क्या होता है। जो आधुनिकीकरण होता है उसका परिणाम क्या होता है। जो मॉडर्न टाइम चल रहा है, आधुनिकीकरण चल रहा है, उससे क्या क्या रिजल्ट आएंगे, क्या परिणाम है, बताइए। यातायात के साधनों में वृद्धि, संदेश वहन के साधनों में वृद्धि, वस्त्र विन्यास के क्षेत्र में वृद्धि, या सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन डी सभी। भाई अब आधुनिकीकरण में इन सारी चीज़ों का विकास हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ए ऑप्शन प्रयागराज, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी चित्रकूट, ऑप्शन डी शाहजहाँपुर। तो बताइए सबसे ज़्यादा वर्षा किस ज़िले में होती है। तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा आपकी होती है वो तराई का ज़िला आपका गोरखपुर है, गोरखपुर में होती है। अगर बात करें सबसे कम कहाँ होती है, तो सबसे कम आपकी होती है मथुरा में। ठीक है, ये यूपी का ऐसा ज़िला है जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है और सबसे अधिक आपकी गोरखपुर में होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। हाँ, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है आपको पता ही होगा, चेरापूंजी में एक जगह है मासिनराम, वहाँ पे होती है, मेघालय में। ठीक है, 10वां सवाल है, शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है। तराई क्षेत्र का, पूर्वी गंगा के मैदान का, पश्चिमी गंगा के मैदान का, या मध्य गंगा के मैदान का। तो कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कम रहता है ये आपको बताना है। कब, शीत ऋतु में। तो शीत ऋतु में जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी गंगा का मैदान है इसमें तापमान सबसे कम रहता है। कहाँ पे, पश्चिमी गंगा के मैदान में तापमान सबसे कम रहता है। ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र है, ये गंगा नदी जो हमारी हरिद्वार उत्तराखंड से निकलती है वहाँ से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो यहाँ से मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो पश्चिमी गंगा का मैदान है वो सब आपका मिडल यूपी का, तो वहाँ पे तापमान कम रहता है। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात है। जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है इसमें शिशु का लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार। 915, 918, 902 या 945, बताइए। तो बेटा ये इसका राइट आंसर होगा सी। जो शिशु लिंगानुपात है हमारा उत्तर प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार वो 902 है। यानी 1000 बेबी जो होते हैं हमारे, 1000 बॉय चाइल्ड पे 902 गर्ल चाइल्ड हैं। आप सोचिए, तो 902 है हमारे यहाँ का रेशियो, ये हमारे यहाँ का शिशु लिंगानुपात। 2001 में जो लिंगानुपात आया था उसमें 916 था और उससे और 14 बच्चे कम हो गए, यानी 14 की कमी और आ गई। ठीक है, लेकिन अब जो आंकड़े आएंगे इस वर्ष, उम्मीद करते हैं कि इस बार आंकड़े बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, शिशु लिंगानुपात बहुत सुधर गया है अब। अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी का कुल आबादी का कितना प्रतिशत है। जो हमारे उत्तर प्रदेश में महिला आबादी है वो कुल आबादी का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो बताइए 50.37%, 47.71%, 57.74% या 58.94%। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 47.71%। इतनी महिला आबादी है। अगर पुरुष आबादी की बात करें तो आपकी 52.29% आपकी पुरुष आबादी है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लीजिएगा 100% हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला सवाल देखते हैं कि वन रिपोर्ट जारी करने की शुरुआत कब हुई। जो वन रिपोर्ट जारी होती है उसकी शुरुआत कब हुई, तो 1988 में, 1987 में, 1985 में या 1965 में। तो जो वन रिपोर्ट जारी की जाती है इसकी शुरुआत हुई थी आपका ऑप्शन बी 1987 में। ठीक, 1987 में वन रिपोर्ट जारी करने की शुरुआत हुई थी। इसको शुरुआत, ये रिपोर्ट आती कहाँ से,
तो हमारा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है वो इसको जारी करता है, जिसके लिए हम लोग FRI भी बोलते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं, कई बार मैं बता चुका हूँ, जिसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। तो ये उसके द्वारा जारी की जाती है। और ये जो विभाग है हमारा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, ये पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला सवाल आपको अब बताना है कमेंट बॉक्स में कि इस समय पर्यावरण संरक्षण मंत्री कौन है। ठीक है, पर्यावरण मंत्री कौन है। गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना अवस्थित है। आपको बताना कि गोविंद वल्लभ सागर परियोजना कहाँ अवस्थित है। ठीक है, तो बताइए, बुलंदशहर में, मऊ में, सोनभद्र में या इटावा में। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सोनभद्र में। सोनभद्र में गोविंद सागर वल्लभ पंत योजना जो आपकी है वो स्थित है। ये जगह है वहाँ पे पिपरी, जिन्हें पीपली नाम से जगह है, पीपरी, हाँ पीपरी जगह है, वहीं पे है सोनभद्र में ये गोविंद वल्लभ पंत परियोजना। ठीक है, तो ये परियोजना कौन सी नदी पे है। तो ये बेटा ये रिहंद नदी पे है, ये भी बात याद रखना आप लोग। और इसका नया नाम है जो गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी इसे जाना जाता है। गोविंद वल्लभ पंत थे कौन। तो गोविंद वल्लभ पंत कौन थे, या इसके लिए ही गोविंद सागर भी कहते हैं। और गोविंद वल्लभ पंत हमारे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का पेयजल परियोजना है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी नदियों पर पेयजल परियोजना बनाई जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है, जो वहाँ के नगर हैं या उसके आसपास के शहर हैं उनके लिए पेयजल उपलब्ध कराना। भूजल कम हो चुका, भूजल स्तर कम हो गया, तो इन नदियों के पानी को प्योर करके शहर में सप्लाई किया जा रहा है और पेयजल की जो समस्या है उसको दूर किया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन इनमें से पेयजल की एक परियोजना है। तो शारदा सागर नहर परियोजना, दूसरा ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, तीसरी आपकी गोकुल बैराज परियोजना और चौथी है पथरई परियोजना। तो जो बच्चे अभी ऑफलाइन क्लास पढ़ रहे हैं उनको ये बात ज़रूर पता होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गोकुल बैराज परियोजना। अभी मैंने कल ही शायद क्लास में पढ़ाई है। गोकुल बैराज परियोजना कहाँ पे है ये बताइए आप लोग। तो बेटा ये आपकी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है और ये यमुना नदी पर है। यमुना नदी में ये है कहाँ पे अब। तो बेटा ये आगरा में पड़ती है और ये आगरा और मथुरा दोनों के लिए जल उपलब्ध करा रही है। आगरा और मथुरा दोनों के लिए पेयजल उपलब्ध कराती है। ठीक है, ठीक है, तो गोकुल बैराज आप लोग जान गए। अगला सवाल देखिएगा, कैसी लग रही है प्रैक्टिस बेटा। अगला सवाल है प्रदेश का कौन सा जिला अवनाल्का अपरदन से अधिक प्रभावित है। अवनाल्का अपरदन आप जानते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं गुली इरोजन। गुली इरोजन का मतलब होता है जो नदियाँ हमारी बहती हैं तो नदियों के द्वारा बहाव से के कारण बहुत छोटे छोटे नाले टाइप के बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, तो उसको अवनाल्का अपरदन कहते हैं। मान लीजिए ये नदी बह रही है, ऐसे किनारे किनारे इस तरह से बहुत ज़्यादा आप देखते होंगे छोटी छोटी नदियाँ टाइप का बन जाती हैं, तो इससे इधर उधर भूमि कटती है, नुकसान होता है, तो इसको ही बोलते हैं अवनाल्का अपरदन। तो ये सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में है, सबसे ज़्यादा इससे कौन सा ज़िला प्रभावित है, तो आपको बताना है। तो इटावा, मैनपुरी, आगरा या वाराणसी। तो बताइए अवनाल्का अपरदन से सबसे ज़्यादा कौन सा ज़िला प्रभावित है। तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला जो ज़िला है वो आपका ऑप्शन ए इटावा प्रभावित है। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आपका आगरा आता है और थर्ड नंबर पे आपका जालौन आता है। ये ज़िले जो आपके हैं अवनाल्का अपरदन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। ठीक है, इसके बाद आपका अगला सवाल देखते हैं कि प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित। तो वो तो हो गया अवनाल्का अपरदन। अब वायु अपरदन क्या होता है। वायु अपरदन होता है जो हमारी वायु चलती है, तेज़ हवा चलती है, इससे भूमि का जो कटान होता है उसको वायु अपरदन कहते हैं। तो इससे सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र प्रभावित है वो आप बताइएगा वायु अपरदन से। तो ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन बी पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन सी उत्तरी क्षेत्र, ऑप्शन डी दक्षिणी क्षेत्र। तो बताइए। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है हमारा वो सबसे ज़्यादा वायु अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है। क्योंकि ग्रीष्मकाल में जो अभी मौसम चल रहा है ग्रीष्मकाल का, गर्मी का मौसम, इसमें वायु अपरदन बहुत तेज़ी से होता है, लू इत्यादि चलती हैं और बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं जिससे मिट्टी का कटान होता है। ठीक है, अगला सवाल, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई। तो नाबार्ड क्या होता है पहले तो ये बताइए। नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जो कृषि के लिए ये बहुत ज़्यादा ऋण उपलब्ध कराती है या कृषि में बहुत ज़्यादा सहायक है। तो ये नाबार्ड एक बैंकों का समूह है जो कृषि के लिए लोन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, किसानों के लिए लोन प्रोवाइड कराती है, बहुत सारी उनकी हेल्प करती है। तो नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई ये पूछ रहे हैं ये आपसे।
तृतीय, चतुर्थ, छठी या 10वीं। तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई है आपकी वो छठी पंचवर्षीय योजना में हुई है, ठीक है। और कब हुई है ये पूछ लें आपसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 जुलाई 1982 को हुई है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय बेटा जो है वो मुंबई में है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। और अगर इसके बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप नाबार्ड के बारे में मैंने पंचवर्षीय योजना को मैंने पढ़ाया है, वहाँ पर छठी पंचवर्षीय योजना देख लेना, वहाँ पे इसकी जानकारी और भी मिल जाएगी। आपसे एक बात और पूछ सकते हैं कि इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी, तो श्री बी शिवरामन समिति, श्री बी शिवरामन समिति थी, उसकी सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है, याद रखना। अगला सवाल, सभी को भोजन तथा रोजगार सृजन किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी? ऑप्शन ए छठी, ऑप्शन बी 7वीं, ऑप्शन सी 10वीं, ऑप्शन डी 9वीं। तो बताइए कौन सी परियोजना थी हमारी पंचवर्षीय जिसका ये उद्देश्य था कि सभी को भोजन तथा सभी को रोजगार। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका उद्देश्य था सभी को भोजन तथा सभी को रोजगार उपलब्ध कराना, ठीक है। तो ये जो 7वीं योजना थी ये भी आपकी एक व्यक्ति थे जॉन डब्ल्यू मिलर, उनके मॉडल पर आधारित थी। और इसका जो कार्यकाल था ये 1985 से लेकर 90 तक रहा, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। गांव की ज़मीन के नक्शे को क्या कहा जाता है? ये बात आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं। जो गांव की ज़मीन का नक्शा होता है उसको क्या कहा जाता है? तो बताइएगा आप लोग, खसरा, सजरा, खतौनी या मौजा। शब्दावली जब मैंने पढ़ाई थी सारी चीज़ें पढ़ाई थी आपको। तो गांव की जो ज़मीन का जो नक्शा होता है उसको सजरा कहा जाता है। गांव के सजरा में क्या होता है, पूरे गांव की ज़मीन को, जैसे ये पूरा गांव है, इस पूरे गांव की जो ज़मीन है उसको पट्टियों में बांटा जाता है और हर एक पट्टी को एक अलग अलग नंबर दे दिया जाता है। ये जैसे ये अलग अलग नंबर दे दिए जाएंगे, तो अलग अलग नंबर दे दिए जाते हैं और हर पट्टी का एक अपना अलग नंबर होता है। और गांव का लेखपाल हर पट्टी के लिए एक खसरा भी रखता है, फिर इसका अलग अलग खसरा होता है, हर पट्टी का खसरा, ठीक है। तो ये होता है आपका गांव की ज़मीन का नक्शा, उसको ही हम लोग सजरा कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? हापुड़, मुजफ्फरनगर, वाराणसी या शामली। तो बताइए यूपी का कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है? तो इसका ऑप्शन जो आपका बी है ये राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो मुजफ्फरनगर ज़िला है ये प्रथम स्थान पे गन्ने का उत्पादन करता है, ठीक है। अब मुझे आप लोग बताइए गन्ने का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सैकेरम ऑप्सिनरम, ऑफिसिनरम, ये गन्ने का बॉटनिकल नेम है। सैकेरम ऑप्सिनरम ये गन्ने का बॉटनिकल नेम है, याद रखना। गन्ने का वैज्ञानिक नाम है सैकेरम ऑप्सिनिफेरम। और गन्ने का जो सबसे अच्छी होती है भूमि, वो गन्ने के लिए सबसे अच्छी दोमट मिट्टी मानी जाती है, चिकनी दोमट मिट्टी मानी जाती है। पूरे भारत में हमारा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपका मुजफ्फरनगर में। अगला सवाल है, नील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? नील विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में? तो बताइए नील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये आपका पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ था। और बंगाल में एक गाँव पड़ता है गोविंदपुर, तो गोविंदपुर से नील विद्रोह की शुरुआत हुई थी। गोविंदपुर से नील विद्रोह की शुरुआत हुई थी। और दो व्यक्ति थे किसान नेता, एक का नाम था दिगंबर विश्वास और दूसरे का नाम था विष्णु विश्वास। तो इन दोनों व्यक्तियों के नेतृत्व में किसानों ने ये विद्रोह शुरू कर दिया था और इसको एक आंदोलन बना दिया गया था। तो इसी को हम लोग नील विद्रोह आंदोलन कहते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल के गोविंदपुर से शुरू हुआ था। और इसको किसने शुरू किया था? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नाम के दो व्यक्तियों ने। अगला सवाल कि कन्या सुमंगला योजना में कौन से विभाग द्वारा संचालित किया जाता है? जो कन्या सुमंगला योजना है ये कौन से विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है? ऑप्शन ए युवा कल्याण विभाग, ऑप्शन बी समाज कल्याण विभाग, ऑप्शन सी सिंचाई विभाग, ऑप्शन डी महिला कल्याण विभाग। तो इससे जाहिर सी बात है
ये कन्या सुमंगला योजना तो महिला कल्याण विभाग के द्वारा चालू की जा रही होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी, महिला कल्याण विभाग के द्वारा आपकी जो है वो कन्या सुमंगला योजना का संचालन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा इसमें बालिकाओं और महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ विकास हेतु नए अवसर प्रदान करने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना में लाभार्थी को कितने रुपए दिए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। रुपये 500, रुपये 1000, रुपये 2000 या रुपये 5000। तो जो वृद्धावस्था पेंशन योजना है इसमें लाभार्थी को आप लोग भी जानते हैं कि मात्र और मात्र 500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, सरकार इसमें क्या करती है, 60 साल से लेकर 79 साल तक के बुजुर्गों को पेंशन देती है। उसमें से जो आपका 300 रुपये हैं वो राज्य सरकार और 200 रुपये केंद्र सरकार देती है। ये तो बात हो गई 60 से लेकर 79 साल तक के बुजुर्ग लोगों की। अब इसके बाद जो बुजुर्ग हमारे 80 या 80 प्लस साल के हैं उनको भी 500 रुपये महीने मिलते हैं, लेकिन ये पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। 500 के 500 रुपये केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कब शुरुआत की गई थी, तो इसकी शुरुआत बेटा 1995 में की गई थी। ठीक है, और वृद्धावस्था जो पेंशन योजना है ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों की योजना, दोनों मिलकर इसको चलाते हैं। ठीक है, तो आप ये बात समझ गए। इसके अलावा हमारा एक लास्ट सवाल है आज की सेशन का कि वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? अब जाहिर सी बात है वृक्ष बंधु परियोजना तो वृक्ष से संबंधित है। तो वृक्ष कहाँ आएंगे देखते हैं। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए, वृक्षारोपण एवं वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है आपका वृक्षारोपण एवं वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वृक्ष बंधु योजना चलाई जा रही है आपकी। ठीक है, और ये वृक्षारोपण और वन्यजीव संरक्षण दोनों को बढ़ावा देती है। अगर इस योजना की शुरुआत की बात करें तो इसे 2008, 2007, 2008 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो बेटा कैसी लगी आज की प्रैक्टिस, कैसे लगे आज के सवाल, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और परेशान मत हो जाइएगा बेटा, जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं अभी पैट एग्ज़ाम के लिए वो लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, लेखपाल में आप लोग की नौकरी लगेगी। और जो नहीं सेलेक्ट हुए वो कतई निराश ना हो, आप लोग लगे रहिए, अभी से पढ़ते रहिए। सितंबर में फिर से पैट आएगा, फिर से वैकेंसी आएंगी और आप लोग की भी सफलता जरूर मिलेगी। पढ़ाई कभी ख़राब नहीं होती, बार बार मैं यही कह रहा हूँ। जिन लोग को अधिक जानकारी चाहिए, जो भी परसेंटाइल आया है या आपका जो कल आया है बोर्ड का, तो उसके लिए हमारी लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने उसके बारे में सब कुछ बताया है। तो इसी साथ चैनल के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाइए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।